पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा वेस्ट यूपी, पूरी दिल्ली देहात आप देखेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये सब सिੱਖੀ में आएंगे। ਜਾਟ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੂ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਟ ਲੈਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਪੂਰਾ ਵਹਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। हम पंजाब में तो खुद पानी की कमी है, खुद पानी का जो लेवल है पंजाब में वो बहुत नीचे जा चुका है, तो पंजाब कहाँ से पानी देगा भाई साहब? हम अगर हमें पानी की जरूरत होगी, हमारे अंदर ताकत होगी, तो हम दिल्ली का पानी रोक देंगे। हरियाणा को भी इस तरीके से प्रोजेक्शन दी जा रही है कि भाई जैसे यहाँ तो सारे ये बंदे 24 घंटे हुक्का पीते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, हरियाणवी जो बोली है वो पंजाबी भाषा का एक अंग है। मैंने तो एक दिन में सीख ली थी। अच्छा। हाँ, जब मैं जेल में था तो मैंने एक दिन में गुरमुखी सीख ली थी, लिखनी पढ़नी। तो इतनी आसान है क्योंकि वो हमारे ब्लड में है। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? देखो, यूनियनिस्ट भाई साहब पार्टी जो थी ये 1923 में बनी थी, और मियाँ सर फजल हुसैन साहब जो बेसिकली बटाला से थे। अच्छा। और सर छोटू राम जी जो रोहतक से थे, इन दोनों ने मिलकर लाहौर में ये पॉलिटिकल पार्टी 1923 में बनाई थी। 1923 टू 1947 तक इस पार्टी की यूनाइटेड पंजाब पर हुकूमत रही। सर सिकंदर हयात खान 1936 में इलेक्शन हुए थे, तो 1937 में वो जब रिजल्ट आया तो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने। आज हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर, उस टाइम कहते थे प्राइम मिनिस्टर। उनकी डेथ होगी 1942 में। उनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब जो सरगोदा से थे, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। तो और 1947 में सर खिजर हयात खान टिवाना साहब ने RSS को भी पंजाब में बैन किया था, और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स जो मुस्लिम लीग का RSS की तरह ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था, उसे भी पंजाब में बैन किया था। तो ये पार्टी जमींदारों की पार्टी थी, पीजेंट्स की, और जो है गांव देहात की पार्टी थी, और सेकुलर पार्टी थी। इस पार्टी को 1947 में चूंकि पार्टीशन हो गया पंजाब का, तो ये पार्टी खत्म हो गई। तो हम लोगों ने इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उसको लेकर दोबारा से इसकी सोशल आइडियोलॉजी को रिवाइव करने की हमने कोशिश की। पॉलिटिकल नहीं, इस समय सोशल मूवमेंट हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो 2015 में 9 जनवरी 2015 में ये, क्योंकि 9 जनवरी 1945 को सर छोटू राम जी की डेथ हुई थी, तो उनका जो मिशन था वो चूंकि अधूरा रह गया था, तो उस मिशन को पूरा करने के लिए हमने 9 जनवरी 2015 को ही इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, यूनियनिस्ट मिशन की। इन बिटवीन फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार ये आइडियोलॉजी फैल सकती है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी हमारी बेसिक रूट्स हैं इस आइडियोलॉजी में, ये हमारी अपनी पंजाब की राजनीतिक विचारधारा थी। तो ये विचारधारा फैल ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसकी भ्रूण हत्या करने के लिए 2016 में जो जाट आरक्षण मूवमेंट हरियाणा में चला, उसमें मुझे फाल्सली इम्प्लीकेट करके जेल में डाल दिया। जब मैं जेल में गया तब मुझे वहाँ ये समझ में आया कि भाई हमारा जो मूल धर्म है, क्योंकि रिलीजन की भी जरूरत रहती है आदमी को, रिलीजन को भी एक्सप्लॉइट करते हैं जो RSS वाले हैं या जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं। तो वहाँ मुझे जो है सिक्खी का प्रकाश हुआ। और बाहर आने के बाद यूनियनिस्ट मिशन तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल ही रहा है, क्योंकि वो तो एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने फिर सिक्खी के प्रचार प्रसार करने के लिए भी हम कम से कम अपने लोगों को तो बताएं कि भाई सिक्खी जो हमने सीखी है, जो मुझे समझ में आया है, वो मेरी जो मुझे समझ में आया कि भाई सिक्खी जो है मानवतावादी धर्म है, और ये धर्म हमारे कम्युनिटी के लिए, पीजेंट क्लासेस के लिए ये सबसे मुफीद है। तो इसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले साल बनाया, यूनियनिस्ट सिख मिशन करके। तो इसकी विचारधारा जो है
इसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਈਡੀਅਲੀ, ਇਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, ये बात सही है कि सिक्खी सिद्धांत में जात पात नहीं है, लेकिन हम लोग ये माने कि जो यहाँ ना ट्राइब्स को जात कह दिया गया गलती से, और किसी भी ट्राइब को अपना ट्राइबल कल्चर बचाने के लिए इवन यूएनओ के भी चार्टर हैं कि भाई कोई भी ट्राइब अपने ट्राइबल कल्चर को बचाए, और वो यूएनओ के भी चार्टर हैं। तो जाट कम्युनिटी है या जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, गुज्जर हो गए, यादव हो गए, कोई भी कम्युनिटी है, ये हम लोग ऐसा मानते हैं ये बेसिकली ट्राइब्स हैं, और इन ट्राइब्स को अपना कल्चर बचाने के लिए अब, और इनका जैसे लैंग्वेज है और इनकी जो परिवेश है, इनका जो परिधान है, जो इनकी जो विचारधारा है, वो इनके ट्राइबल कल्चर से संचालित होती है। तो अगर हम लोग इस ट्राइबल कल्चर को एकदम हम लोग नकार देंगे, एकदम हम लोग इनके ट्राइबल कल्चर को नकार देंगे, तो कभी भी ये लोग जो है ये सिक्खी की तरफ मोबिलाइज नहीं होंगे। और आप लोग अगर हिस्ट्री देखें, हम लोग अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 1875 में आर्य समाज बनाया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने जाटों को अपने फोल्ड में लेने के लिए उसने कहा कि भाई सत्यार्थ प्रकाश में जहां गरुड़ पुराण का खंडन है, वहां दयानंद ने लिखा कि जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हों तो पोप लीला संसार में ना चले। तो उसने कास्ट का कार्ड खेला दयानंद ने, तो कास्ट का कार्ड खेला क्योंकि सिक्खी इस सिद्धांत पर नहीं चल सकती, और जो जाट कम्युनिटी थी उनको क्षत्रिय कहा, तो जाट उनके बहकावे में आ गए और ये सिक्खी की तरफ ना आके आर्य समाज की तरफ चले गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है इस मामले में डिप्लोमेटिक सिक्खी को होना पड़ेगा। और फिर इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग कास्टिज्म को बढ़ावा दें, मैं कह रहा हूं कि भाई इसको एज ए ट्राइब, जैसे अंग्रेजों ने भी जाट रेजिमेंट बनाई, अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट बनाई, या सर छोटूराम जी ने रोहतक में जाट स्कूल बनाए, जाट गजट अखबार चलाया। वो किस लिए? क्योंकि जहां हम खड़े हैं यात्रा वहीं से शुरू होगी, जहां हम खड़े हैं वहीं से हमें यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हम देखेंगे कि राम शब्द का इस्तेमाल भी बहुत बार आया है, और मुरारी शब्द का इस्तेमाल भी है, इवन अल्लाह शब्द का इस्तेमाल भी 46 टाइम्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हुआ है, और परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल है, और केवल 3 बार वाहगुरु शब्द का इस्तेमाल है, और 13 बार वाहेगुरु का इस्तेमाल है। लेकिन पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिस सैल्यूटेशन का इस्तेमाल होता है, वो वाहेगुरु का होता है, जबकि सबसे ज्यादा राम शब्द और मुरारी शब्द ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है। क्योंकि गुरु नानक देव जी जानते थे कि भाई लोगों का मानस कहाँ खड़ा है, लोगों की साइकोलॉजी कहाँ खड़ी है, तो उन्होंने राम से शुरू करके और हमारी चेतना को पहुंचा दिया वाहेगुरु तक। तो ये रणनीति हम लोग भूल गए, ये स्ट्रेटजी जो गुरुओं की स्ट्रेटजी थी ये हम लोग भूल गए, जो मेरी समझ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जाति को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम लोग जाति का, ट्राइब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब सिक्खी में लोग आ जाएंगे तो सिक्खी के अंदर आके दिमाग हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। पहले मैं भी जर्नलाइज करके देखता था चीजों को कि भाई फलानी जाति ठीक नहीं है, फलानी कम्युनिटी ठीक नहीं है, लेकिन सिक्खी में आने के बाद जब मैंने देखा कि भाई सरो सांझी वार्ता की बात है सिक्खी के अंदर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सरो सांझी वार्ता की बात करती है। इस हमारे जो गुरु हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब, इसके अंदर सब तमाम जातियों के, तमाम स्टेट्स के, तमाम भाषाओं का रिप्रेजेंटेशन है। तो वहाँ जो आदमी सिक्खी में आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली सिक्खी का सॉफ्टवेयर इस किस्म का है कि आदमी का दिमाग बैलेंस्ड हो जाएगा। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਖੱਲਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ, ਜਾਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ,
ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਵਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ यूनियनिस्ट सिख मिशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੂਗੀ? देखिए, जो क्लैश है ना नेशनलिज्म का, और ये नेशनलिज्म भी हिंदू नेशनलिज्म हम लोग कहेंगे, अदरवाइज तो हम सब नेशनलिस्ट ही हैं। हम सबसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए शहीद कौन हुए? सिख हुए, जो है जाट रेजिमेंट हुई। तो हम लोग बेसिकली तो हम लोग इस मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क हमारा, ये ज़मीन हमारी है, और जिस ज़मीन पर हम लोग बैठे हैं ये हमारी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों ने इसे सींचा है, तो ये देश तो हमारा है। लेकिन अब चोरों की हुकूमत इस मुल्क में हो गई है, तो उन्होंने नेशनलिज्म को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है, और नेशनलिज्म को भी उन्होंने इस तरीके से मोल्ड कर लिया है कि जो उनको फ़ायदा देता है और इस देश की जो गरीब जनता है, जो मेहनतकश जनता है, उसके खिलाफ जाता है। तो ये नेशनलिज्म केवल सिक्खी के खिलाफ नहीं है, ये नेशनलिज्म जो है इस देश में हर उस जमात के खिलाफ है जो मानवता में विश्वास करती है। और लेकिन सिक्खी के खिलाफ, सिक्खी ने इसके लिए कुर्बानियां सबसे ज़्यादा दी हैं। सिक्खी का इस हिंदू राष्ट्रवाद के साथ क्लैश सबसे ज़्यादा रहा है। सिक्खी ने इसके लिए सेक्रीफाइस सबसे ज़्यादा किया है। इसलिए हमको नज़र आता है कि भाई सिक्खी का क्लैश इसके साथ है। सिक्खी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जितनी भी संघर्षरत जमातें हैं, सभी का क्लैश जो है, सभी की लड़ाई इस हिंदू नेशनलिज्म, इस हिंदू कोलोनाइजेशन के खिलाफ है। और सर छोटू राम जी भी जो यूनियनिस्ट लीडर थे, वो भी इस नेशनलिज्म के खिलाफ थे। उस जमाने में जो है बंगाल के अंदर अकाल पड़ गया था, तो बंगाल में जब सेकेंड वर्ल्ड वार में अकाल पड़ा तो देश के जितने भी फूड मिनिस्टर्स थे, जितने भी खाद्य संसाधन मंत्री थे, उन सब की मीटिंग हुई थी। वायसराय ने मीटिंग ली थी। तो वायसराय ने कहा कि भाई आप जो है ना, जो गेहूं का रेट है वो 3 रुपए माउंड उसको रखना पड़ेगा। तो सर छोटू राम जी ने कहा, जी देखो, ये जितने भी मिनिस्टर दूसरे आए हुए हैं, कोई बंगाल से है, कोई केरला से है, ये इनके यहाँ गेहूं नहीं उगता, इनके यहाँ गेहूं की फसल नहीं उगती। ये तो 3 रुपए का, ये तो फ्री में भी कह देंगे कि भाई फ्री में होना चाहिए, लेकिन हम लोग पंजाबी हैं, यहाँ जो है गेहूं की फसल होती है। अगर गेहूं का रेट 3 रुपए माउंड कर दिया गया तो फिर तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा, और हम लोग इसे करवाएंगे जी 11 रुपए, और इससे कम हम लोग मानेंगे नहीं। तो वायसराय ने कहा कि भाई नहीं, हम इसको कतई 11 रुपए नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा, अगर आप नहीं दोगे तो जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर एक गोशे गंदुम को जला दो। अगर हमें 11 रुपया नहीं दिया गया तो हम लोग पूरे पंजाब की खड़ी फसल में आग लगवा देंगे। तो वहां वायसराय घबरा गया और फिर अंग्रेजों को 11 रुपए ही करना पड़ा। तो नेशनलिज्म से जो टकराव है ये उस जमाने में भी हमारा था। इसी तरीके से 1920 में कलकत्ता में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, इनका अधिवेशन हुआ था। तो सर छोटू राम जी, चूंकि अब कोई भी आदमी किसी शुरुआती जीवन में हो सकता है कि उन जत्थेबंदियों में शामिल हो जाए जो जत्थेबंदी उसकी कम्युनिटी के खिलाफ जाती हों। तो सर छोटू राम जी भी चूंकि नए थे सामाजिक फील्ड में, उन्होंने भी उस जमाने में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, और कांग्रेस के वो फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट भी बने रोहतक डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन 1920 में महात्मा गांधी ने जब कहा कि हम जो है असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, और असहयोग आंदोलन में गांधी ने कहा कि किसान लगान देना बंद कर दें, स्कूल में को छोड़ दें, सरकारी स्कूल को स्टूडेंट्स छोड़ दें। तो वहाँ सर छोटू राम ने कहा कि देखो महात्मा गांधी जी, आपने जो है ये अपील जो की है कि भाई स्कूल को स्टूडेंट छोड़ दें और किसान जो है वो लगान देना बंद कर दें, तो ये अपील आप बनियों से भी कीजिए, ये अपील आप व्यापारी वर्ग से भी कीजिए, ये अपील आप जो है सेठों से भी कीजिए। तो गांधी ने कि वो भी टैक्स देना बंद कर दें। तो गांधी ने कहा कि नहीं जी, जो व्यापारी है वो कभी भी समाज की क्रांति की लड़ाई का अगुवा नहीं हो सकता, वो रिवॉल्यूशन की अगुवाई नहीं कर सकता। तो रिवॉल्यूशन की अगुवाई तो केवल किसान करेगा, मजदूर करेगा। तो वहाँ
जब गांधी ने ये बात कही तो सर छोटू राम ने कहा जी कम से कम आप अपील तो करें, कम से कम आप अपील तो करें। तो गांधी ने कहा कि भाई मैं अपील नहीं करूंगा। अच्छा, उस जमाने में कानून ये था कि अगर किसान लगान नहीं देगा तो उसकी जमीन कुर्क हो जाएगी। जब उसकी जमीन कुर्क होगी तो उसकी जमीन की बोली लगेगी। जब किसान की जमीन की बोली लगेगी तो उसकी जमीन को कौन खरीदेगा? फिर उसकी जमीन को वो साहूकार खरीदेगा, वो सरमाएदार खरीदेगा जिसको गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने से बचा रखा है, जिसकी एनर्जी को गांधी ने बचा रखा है। तो वहां सर छोटू राम को यह समझ में आया कि ये जो आजादी का आंदोलन है ये बेसिकली आजादी का आंदोलन नहीं है, ये जमींदारों की जमीन को सरमाएदारों को देने का आंदोलन है। तो नेशनलिज्म को हम लोग उस जमाने में भी समझ गए थे। फिर सर छोटू राम जी रोहतक में आए, उनको जो है सरमाएदारों ने, सूदखोरों ने काले झंडे दिखाए और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस को जब छोड़ा तो उन्होंने बाद में यूनियनिस्ट पार्टी सर छोटू राम जी के, सर फजले हुसैन साहब के साथ बनाई। तो यूनियनिस्ट पार्टी की जो बुनियाद थी वो इस हिंदू नेशनलिज्म के बरखिलाफ जाकर ही ये पॉलिटिकल पार्टी सर छोटू राम जी ने बनाई थी, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे पंजाब पर हुकूमत की थी। जिवें दा नेशनलिज्म होना ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀਲ? ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ डील कर सकता है? देखिए, मेरा उसमें निवेदन ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में क्लैश हुआ उसमें एक भी जाट नहीं था। अच्छा, हम लोग इसी तरीके से हम लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। मुरथल के अंदर गैंग रेप हुआ, उसमें भी जब जाट रिजर्वेशन जब चला तो ये अफवाहें फैलाई गई कि मुरथल में गैंग रेप हुआ। मुरथल में कोई गैंग रेप नहीं हुआ था, लेकिन केवल इसलिए कि हरियाणा पंजाब में भाईचारा ना बन जाए। इसी तरीके से संगू बॉर्डर के ऊपर, टीकरी बॉर्डर के ऊपर ये अफवाहें फैलाई गई कि वहां भी रेप हुआ। तो ये झूठी अफवाहें हैं। जो लड़के जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सिखों के साथ झगड़ा किया, वो माफ करना, वो रोड बिरादरी से हैं। हालांकि रोड भी हमारे भाई हैं, वो भी किसान जाति है, लेकिन जहां तक बात है जाट की तो उसमें एक भी लड़का जाटों का शामिल नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया में झगड़ा हुआ या जहां भी विदेश में झगड़ा हो रहा है। लेकिन उसको बदनाम जो किया जा रहा है वो जाटों को लेकर उसको बदनाम किया जा रहा है, जिससे कभी भी जाट जो है ना वो सिक्खी के रास्ते पर ना चल सके। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਵਿਪਰ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਵਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤਕਸੀਮ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਟ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਪੂਰਾ ਵਹਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆ? देखिए, ये जो क्लैश था SYL को लेकर, ये किसान मूवमेंट ने ख़त्म कर दिया। किसान मूवमेंट में भी अभी गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि भाई SYL का मुद्दा हरियाणा में उठाया जाए और हरियाणा के अंदर हरियाणवी लोगों को सिखों से लड़वाया जाए। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा इसका किया था, पूरा इन्होंने जो है मोर्चे भी लगाने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी RSS इस काम में कामयाब नहीं हो सकी और लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई SYL के नाम पर तो ये हमें केवल लड़वा रहे हैं, अदरवाइज हरियाणा का पानी जो है वो सोनीपत से होते हुए दिल्ली में भी जा रहा है। तो हमें अगर पानी की जरूरत होगी तो हम दिल्ली का पानी रोक देंगे। हम पंजाब में तो खुद पानी की कमी है, खुद पानी का जो लेवल है पंजाब में वो बहुत नीचे जा चुका है। तो पंजाब कहां से पानी देगा भाई साहब? हम अगर हमें पानी की जरूरत होगी, हमारे अंदर ताकत होगी तो हम दिल्ली का पानी रोक देंगे, पंजाब का सहयोग लेंगे उस चीज में। उल्टा जो है ना, पंजाब का हम लोग, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम भी पंजाबी हैं बेसिकली। 66 में ही पॉलिटिकल रीजन से जो है ये हम लोग अलग हो गए थे। 47 से पहले हमारी लड़ाई इकट्ठी थी। सर छोटू राम जी देखो रोहतक से थे, फजले हुसैन साहब बटाला से थे और ये एक मोर्चा हमारा बना था, तो हमने इकट्ठा हमारा संघर्ष रहा है। लेकिन
जो SYL के मुद्दे के ऊपर, पानी के ऊपर, मैं ऐसा मानता हूं कि ये इशू अब खत्म हो चुका है। हरियाणा के लोगों को बात समझ में आ चुकी है और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये मुद्दा कभी नहीं उठेगा। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? देखिए, जिस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, हाँ जी, तो उसमें भाऊ जो था, जो मराठा लीडर था, वो आया था और उसने कहा था कि हम अहमद शाह अब्दाली से जब लड़ेंगे पानीपत में, तो हमें लोकल सपोर्ट की जरूरत रहेगी। तो आगरा के अंदर महाराजा सूरजमल के साथ उनकी मीटिंग हुई थी मराठों की। तो वहां महाराजा सूरजमल ने कहा, क्योंकि महाराजा सूरजमल जो थे वो इंटेलिजेंट आदमी थे, इसीलिए उन्होंने भरतपुर का राज खड़ा किया था। तो महाराजा सूरजमल ने जो है उनको कहा कि भाई देखो, आप अब्दाली से लड़ने जा रहे हो, तो आप पहली बात तो ये बताओ, आप औरतों को लेके क्यों आ गए? या तो आपकी औरतें लड़ने वाली हों, आपकी औरतें लड़ने वाली हैं नहीं। तो उन्होंने कहा जी हम तो तीर्थ करने के लिए सोचा, भाई औरतों को तीर्थ करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा यार तुम तीर्थ करवाने के लिए आए हो या तुम इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हो? अच्छा, दूसरा महाराजा सूरजमल ने कहा कि आप जो है बड़ी तोपों का इस्तेमाल ना करके छोटी तोपों का इस्तेमाल करो, क्योंकि फर्ज करो लड़ाई में अगर पीछे हटना पड़ जाए तो बड़ी तोपें तो यहीं छोड़ के भागना पड़ेगा, छोटी तोपें हम लोग वापस लेके जा सकते हैं जिनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा महाराजा सूरजमल ने कहा कि हम लोग अब्दाली से जो है सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे, इनके पास फौज ज़्यादा है और हम जो है इनसे गुरिल्ला वारफेयर में जो है लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सिख मिसलें लड़ती आई थी उस तरीके का पैटर्न उन्होंने बताया। तो मराठा जो सरदार था भाऊ, जो ब्राह्मण बाई कास्ट था, उसने कहा कि दुशाला फाटो भलो साबुत भलो न टाट। माने दुशाला जो है वो फाटो भलो, वो फटा हुआ ठीक है जिसको हम लोग ओढ़ सकें, लेकिन साबुत भलो न टाट। टाट अगर साबुत भी होगा ना तो भी उसका क्या करेंगे, उसको हम ओढ़ नहीं पाएंगे। तो भाऊ ने कहा कि भाई दुशाला फाटो भलो साबुत भलो न टाट, राजा भयो तो क्या हुओ रहो जाट को जाट। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा हुआ तो क्या हुआ, रहो जाट को जाट। तो इस तरीके से भाऊ ने जो है, वो जवान था भाई साहब, इमेच्योर था, उसने महाराजा सूरजमल के बारे में ये बात कह दी। तो महाराजा सूरजमल ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आपने ये बात कह दी, हम उस चीज़ का भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप नौजवान हो और जो है नौजवान कुछ भी कह सकता है, और हम लोग जो है एक मैच्योरिटी के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन आप ये बताओ कि ये लड़ाई हम लोग जीत भी जाएंगे तो दिल्ली किसकी होगी? हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे, हम दोनों मिलकर जीत जाएंगे, हम अकेले भी जीत जाएंगे, लेकिन आप ये बताओ कि फिर बाद में दिल्ली किसकी होगी? तो भाऊ ने कहा जी दिल्ली का फैसला बाद में होगा। तो महाराजा सूरजमल ने कहा दिल्ली का फैसला बाद में नहीं होगा, दिल्ली का फैसला पहले होगा, बाद में हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी वो भी ठीक नहीं है। तो वहां इनकी बात बनी नहीं, महाराजा सूरजमल जी वापस आ गए भरतपुर में, और मराठा जो फौज थी वो एक दिन भी लड़ाई नहीं लड़ पाई। बाद में मराठे जब वापस जा रहे थे अपना हार कर, तो उनकी जो औरतें थी उनको महारानी किशोरी जो थी, महाराजा सूरजमल की जो वाइफ थी, उन्होंने संरक्षण दिया और वो वहाँ जो है रुके। वो पिटी हुई फौज, फिर भरतपुर ने उसको संरक्षण दिया। तो महाराजा सूरजमल जो थे ना, उनका फिर मर्डर हो गया बाद में, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हमारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आने के बाद हम लोग नुकसान खाते हैं। जैसे सिक्खी की भी मैं बताऊं, माफ करना मुझे, कि 47 में जो हुआ उसमें कुछ हमारा ओवर कॉन्फिडेंस भी जिम्मेदार था, 84 में जो हुआ उसमें हमारा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी जिम्मेदार था, क्योंकि हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो हम लोग फिर आइसोलेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, सेग्रीगेशन हमारा खुद ही होना शुरू हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर ही कुछ इस किस्म का है, और फिर हम लोग हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन घिरे हुए हैं हम चारों तरफ दुश्मनों के। तो महाराजा सूरजमल भी जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हमारी कौम ही ऐसी है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते ही हैं। वो एक पार्क के अंदर जो है ना, सुबह घूमने के लिए निकल गए, वहाँ रोहिल्ला मुसलमान थे, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। उसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि वे बदला लिया जाएगा।
तो महाराजा जवाहर सिंह जो उनके लड़के थे, उन्होंने सिख मिसलों से मदद मांगी। उन्होंने सिख मिसलों से मदद मांगी। सिख मिसलों से मदद मांगी तो सिख मिसल उनकी मदद के लिए तैयार भी होगी, लेकिन जहां पंडाल लगा हुआ था, जहां उनकी मीटिंग होनी थी, वहां जब वो गए तो उनके साथ एक हुक्का ड्राइवर चलता था, जो हुक्का आगे लेकर, जैसे आगे झंडा लेकर चलते हैं भाई साहब, उस तरीके से वो आगे हुक्का लेकर और वो महाराजा जवाहर सिंह के साथ चलता था। या जो जाट कम्युनिटी है जो हमारी उस तरफ की, वो हुक्का मतलब पीती है, तो वो हुक्का ड्राइवर जब चल रहा था, तो जब पहुंचा तो जहां बाहर सिख मिसलों के जो सरदार खड़े थे, उन्होंने कहा जी आप हुक्का अंदर नहीं लेके जा सकते। तो उन्होंने कहा जी हुक्का जो है वो पहले जाएगा, हम बाद में जाएंगे। उनकी जो है ना इस बात पे खिंच गई। ना उस समय जाटों ने समझदारी दिखाई, ना उस समय जो सिख मिसल थी उन्होंने समझदारी दिखाई। माने वो दोनों तरफ जो विपर थे, दोनों ने आपस में एक दूसरे को जो है वो सहमति बनने ही नहीं दी। तो अगर वो सहमति बन जाती, उसमें महाराजा जवाहर सिंह को समझाया जा सकता था, उनको बैठाकर समझाया जा सकता था, वो मान भी जाते, लेकिन वहां उनकी नहीं सहमति बन पाई उस हुक्के की वजह से। तो वहां अगर सहमति बन जाती तो मैं ऐसा मानता हूं कि भरतपुर रियासत उसी जमाने में सिक्की में आ जाती, और वो सिक्की में आ जाती तो फिर पूरी जाट बेल्ट सिक्की में आ जाती। तो एक तो हम लोग वहां चूक गए सिक्की में आने से, जो जाट कम्युनिटी थी वो वहां भरतपुर चूक गया सिक्की में आने से, और दूसरा आर्य समाज की वजह से हम लोग चूक गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये इश्यूज आएंगे, हुक्के का इश्यू, ये छोटे छोटे इश्यूज आएंगे, लेकिन हरियाणा को भी इस तरीके से प्रोजेक्शन दी जा रही है कि भाई जैसे यहाँ तो सारे ये बंदे 24 घंटे हुक्का पीते हैं, ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर भी जो 24 घंटे हुक्का पीता है उसे मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता, उसे ये कहा जाता है यार पूरे दिन हुक्के पे बैठा रहता है, काम तो कुछ करता नहीं। तो हुक्का जो है वो हमारी उस तरीके से पहचान नहीं है जिस तरीके से हमारी पहचान को जो है बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ कि उਵੇਂ नहीं ਹੁੰਦਾ समाज। तो भरतपुर जो रियासत थी उसका भी क्लैश रहा था हिंदू नेशनलिज्म के खिलाफ, अच्छा, इसीलिए उन्होंने साथ नहीं दिया। ये जो बाहू था ये हिंदू नेशनलिज्म का ही जो है रिप्रेजेंटेशन लेकर आया था। तो वहाँ जो है वापस चले गए, मराठी लड़ाई हार गए। तो भरतपुर रियासत का एक अच्छा प्रभाव रहा है हमारे एरिया में। भरतपुर रियासत जो है एक सेकुलर रियासत थी। महाराजा सूरजमल जो थे वो उनको अरिस्टोटल कहा जाता है जाटों का, और वो पॉजिटिव थे उस जमाने में। लेकिन जो है ये बीच में जो प्रकरण हुआ उसकी वजह से वो सिक्की में नहीं आ पाए। ਹੁਣ ਕੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ये तो बिल्कुल है भाई साहब। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ डेमोग्राफी बदल ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ? देखिए बिल्कुल सही है। और फिर जो साजिश थी वो इसीलिए की गई थी कि भाई ये जो एरिया है ये आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाए, और इस मुल्क में वो लोग हुकूमत करें जो कभी हुकूमत के काबिल नहीं है। इस देश में वो लोग न्यायाधीश बनकर बैठ जाएं जिनके अंदर जुडिशल माइंड नहीं है। तो हमको आपस में जो लड़वाया गया उसी की वजह से ये लोग, उसी की वजह से मोदी आज हुकूमत कर रहा है। आप अदरवाइज देखेंगे हरियाणा पंजाब आज दोबारा एक हुआ तो इस मोदी को हमने झुका दिया। और हरियाणा पंजाब की ये यूनिटी अगर कल्चरल यूनिटी भी बन जाए, अगर सांस्कृतिक तौर पर भी हरियाणा के लोग सिख बन जाएं, हालांकि सब कॉन्शियस माइंड में बन चुके हैं, अवचेतन मन में सिक्खी सभी की आ चुकी है, लेकिन अगर स्वरूप में भी आ जाए और ये खित्ता हमारा इकट्ठा हो जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो है हिंदू नेशनलिज्म जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया भाईचारे का, जिस दिन हरियाणा भी सिक्खी पूरे तरीके से सिक्खी में आ गया, उस दिन मैं ऐसा मानता हूं कि इन लोगों की औकात नहीं है कि ये जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो अत्याचार कर सकें जो आज कर रहे हैं। और ये लोगों को समझ में भी आ गया, ट्रेलर देख के समझ में आ जाता है ना भाई फिल्म किस तरीके से चलेगी। तो ये किसान मूवमेंट एक ट्रेलर था,
ये इस ट्रेलर में हरियाणा पंजाब ने भाईचारा दिखाया और फिल्म अभी बाकी है। फिल्म जो है मैं ऐसा मानता हूँ कि जो है ये फिल्म ये गुरु नानक देव जी की जो लीला चल रही है इसी से पूरी होनी है, क्योंकि पूरी जाट बेल्ट, पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा वेस्ट यूपी, पूरी दिल्ली देहात, आप देखेंगे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा ये सब सिक्की में आएंगे। और जब ये सारे सिक्की में आ जाएंगे तो जो आपस की लड़ाई है ये खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। मतलब ये एक चंगा कह सकते हैं कि चंगी शुरुआत है। देखो मानक हिंदी जो है ना भाई साहब, मानक हिंदी व्याकरण वो पूरे इंडिया के अंदर कहीं नहीं पढ़ाई जाती, कहीं नहीं बोली जाती। और जो हरियाणवी जो भाषा है वो हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, हरियाणवी जो बोली है वो पंजाबी भाषा का एक अंग है। जैसे पुआधी पंजाबी लैंग्वेज ही है, इसी तरीके से हरियाणवी जो है वो भी पंजाबी भाषा का हरियाणवी बोली उसी के अंडर में है, उसी का एक हिस्सा है। इस इतिहास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, इस इतिहास को जो है इन्होंने जो है हमसे अलग करने की कोशिश की और हरियाणवी को हिंदी भाषा का हिस्सा बताने की कोशिश की। जबकि हरियाणा के अंदर कोई हिंदी बोले तो उसको कहते हैं भाई तू अंग्रेजी मत बोल। माने कोई हिंदी बोलता हो तो उसको कहते हैं भाई तू ये अंग्रेजी यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों की लैंग्वेज अलग लैंग्वेज है जो पंजाब के जो है ज़्यादा नज़दीक है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਖੜਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ सूट करूगी, वही सूट करेगी भाई साहब। क्योंकि जैसे श्री शब्द है, श्री जो ये जो श्री लिखते हैं ये हमारे बुजुर्ग बोल ही नहीं सकते। अक्षय जो शब्द है क्षत्रिय, ये अक्षय हमारे लोग बोल ही नहीं सकते। स्टेशन बोलने में भी हमें दिक्कत आती है, हम उसको टेशन बोलते हैं। तो ये जो सरल जो लैंग्वेज है वो तो गुरमुखी में ही लिखी जाएगी। अब हम संस्कृत में या जो हिंदी के जो शब्द हैं, अक्षय है, त्रय है, इस तरीके से हमारे में शब्द है ही नहीं। तो अब गुरमुखी जो है ना वही सूट करती है हमें, क्योंकि वो हमारे से नज़दीक है, उसमें हमें लिखने में भी सहूलियत होगी और बड़ी आसान भी है। मैंने तो एक दिन में सीख ली थी। अच्छा। हाँ, जब मैं जेल में था तो मैंने एक दिन में गुरमुखी सीख ली थी, लिखनी पढ़नी। तो इतनी आसान है क्योंकि वो हमारे ब्लड में है, इसलिए हम उसको इतना जल्दी सीख जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरमुखी जो है वही हमारी जो है भाषा होनी चाहिए लिखने की। और हरियाणा के अंदर भी गुरमुखी कम से कम जो सिख विलेजेस हैं उनको ये पहल करनी चाहिए। क्योंकि सिख विलेजेस जो हैं वहाँ अगर एक स्कूल के अंदर 20 बच्चे भी तैयार हो जाते हैं जो कहें जी हमने तो पंजाबी सीखनी है, तो ये नियम है हरियाणा जो है शिक्षा एजुकेशन का, एजुकेशन बोर्ड में, कि भाई अगर 20 बच्चे भी अगर तैयार हो जाते हैं 6ठी क्लास के बाद पंजाबी लैंग्वेज सीखने के लिए, तो उनके लिए टीचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा। तो जितने कम से कम जो सिख विलेजेस हैं, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उनमें भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है। उनमें भी जो है संस्कृत जिसकी कोई व्यवहारिकता नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, हमें कोई मंदिर में बैठ के कोई टाली थोड़ा ना बजानी है हमको, वो भी हमें पढ़ाई जा रही है। तो वहाँ कम से कम सिख जो बेल्ट है, जो सिख गांव हैं, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, अम्बाड़ा में, वो पहल करें इस चीज की। वो जो पहल करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 33% हरियाणा कवर हो जाएगा। जब 33% हरियाणा कवर होगा तो वो जो लहर उठेगी वहां से, वो अदर हरियाणा को भी समझ में आएगी। लेकिन इसमें जो सिख कम्युनिटी है उसको, वो अगर इसमें पहल करे, हमारी कम्युनिटी अगर उस सिख कम्युनिटी पहल करे, तो ये इंकलाब बन सकता है। और जो आप कह रहे हैं वो इस तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ? देखो जी, सभी हम तो ये मानते हैं कि भाई सभी एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव ही सोचते हैं। और गुरु नानक देव जी की जो फिलॉसफी है वो प्रेम का मार्ग है। आई इनवाइट यू इन द गेम ऑफ लव। जे आपको प्रेम खेलने का चाव है तो सिर को जो है हथेली पे रख के आप हमारे पास आ जाएं। ये गुरु नानक देव जी की जो है थीसिस है।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी हो प्यार प्रेम से हो। सब जत्थेबंदियां हमारी हैं, हम सब जत्थेबंदियों के हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम अपना काम पॉजिटिवली कर रहे हैं, अपना काम हम लोग सकारात्मक तरीके से कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। और कि हम लोग अपना काम करते रहें, हम अपने छोटे छोटे टारगेट लेकर उन टारगेट्स को हम लोग पॉजिटिवली जो है अचीव करते रहें, और राजनीति के चक्कर में हम लोग ना पड़ें। जो जत्थेबंदियों की जो आपसी राजनीति है उसके चक्कर में हम लोग ना पड़ें। ये हमने शुरू से ही मन बना रखा है कि हम लोग किसी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम लोग पॉजिटिवली जो गुरु नानक देव जी की जो फिलॉसफी है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, प्यार प्रेम से आगे बढ़ेंगे। तो प्यार प्रेम से जब आप आगे बढ़ोगे तो सभी का सहयोग मिलेगा। ठीक है, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਮਨੋਜ ਦੂਹਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਗੋਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਦੂਹਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। थैंक यू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की फतेह।